हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेलो। लेकिन अगर ये एक्ट आपके आरजीएस में भी पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने कर लिए थे कल सेक्शन कंप्लीट कर लिया था 121 तक, ठीक है, कि जो खतौनी वाला रजिस्टर है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। अब है हमारा सेक्शन 122। देखिए, जो 122 है बेसिकली वो बात करता है अटेस्टेशन ऑफ एंट्रीज, ठीक है, अटेस्टेशन ऑफ एंट्रीज। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ठीक है, वो मेंटेन किए जा रहे हैं। अब कुछ लैंड ऐसी है जो डिस्प्यूटेड है, तो उसका हमने प्रोसेस पढ़ लिया, क्या प्रोसेस है। लेकिन जब आप कुछ लैंड ऐसी है जो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, उस पर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया कि जब एंट्रीज, जो आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एंट्रीज कर रहे हैं और वो अगर अनडिस्प्यूटेड है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो इंटरेस्टेड पार्टी है उससे उसको अटेस्ट करा लेंगे। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, जैसे सर्वे हो रहा है, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड और ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं जो एलआरओ साहब कर रहे हैं, ठीक है, और मैप्स बनाए जा रहे हैं या फील्ड बुक बनाई जा रही है, ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, आप प्रिपेयर कर रहे थे 113 में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उससे कंटेंट क्या होंगे 114 में बताया गया। फिर आप डिसाइड कर रहे थे खुदकश लैंड को, फिर उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था। फिर आप आबादी जो है विलेज में उसको डिटरमिन डिसाइड कर रहे थे, विलेजेस के रजिस्टर्स बन रहे थे जिसमें सारी चीजें लिखी गई थी। अब बात ये है कि अगर ये सारी जो एंट्रीज की गई हैं ये अगर अनडिस्प्यूटेड है तो क्या होगा, इंटरेस्टेड जो पार्टी है उससे अटेस्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। जो प्रविष्टियां विवाद रहित होती हैं उन्हें संबंधित पक्षों द्वारा सत्यापित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इफ नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट, लैंड रिकॉर्ड्स, एंट्रीज आर साइंड बाय पार्टीज। अगर कोई विवाद नहीं है तो भूमि रिकॉर्ड की एंट्री पर संबंधित लोग हस्ताक्षर करते हैं। अटेस्टेशन क्यों हो रहा है, अटेस्टेशन हो रहा है अनडिस्प्यूटेड एंट्रीज के लिए। फिर हमारा सेक्शन 124। अभी सेक्शन 124 किस बारे में बात करता है, देखिए, क्योंकि 123 ओमिट है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं 124, डिस्प्यूट रिगार्डिंग रेंट और रेवेन्यू। अगर आप इसकी हेडिंग देखेंगे, इसकी हेडिंग है प्रोसीजर व्हेन रेंट और रेवेन्यू पेबल इज डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग रेंट और रेवेन्यू, इसलिए मैंने हेडिंग ये रखी है। अब देखिए, ये सेक्शन कहता है इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट रेंट और रेवेन्यू पेबल, ठीक है, यदि किराया या फिर किराए को लेकर कोई विवाद है, या फिर कोई जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसको लेकर कोई विवाद है, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है, कौन, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, लिख लेना आप इस बात, मतलब इसको अंडरलाइन कर लेना। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर 124 के आगे कौन सी अथॉरिटी है, एलआरओ। तो ये लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर डज नॉट डिसाइड इट बट रिकॉर्ड्स द प्रीवियस ईयर्स रेंट अनलेस चेंज्ड बाय डिक्री, ऑर्डर और अग्रीमेंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अगर रेंट से और जो रेवेन्यू पे करना है उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर खुद इसको डिसाइड नहीं करेंगे कि नहीं आप इतना रेंट दे दीजिए, आप इतना रेवेन्यू पे कर दीजिए, नहीं, वो देखेंगे प्रीवियस ईयर का रेंट कितना था, ठीक है। और क्या कहा गया इसमें, अधिकारी उसका निर्णय नहीं करता बल्कि पिछले वर्ष का जो किराया दर्ज होता है, जब तक कि वह किसी आदेश या समझौते से बदला ना गया हो, जब तक कि कोई डिक्री आके, ऑर्डर आके या अग्रीमेंट से उसको चेंज नहीं कर दिया गया हो। एग्जाम्पल देखिए, इफ फार्मर्स डिस्प्यूट रेंट, ठीक है, ऑफिसर रिकॉर्ड्स लास्ट ईयर्स रेंट इन रिकॉर्ड ऑफ राइट। अगर किसानों में किराए को लेकर विवाद है तो अधिकारी पिछले साल का किराया ही दर्ज कर देगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की बात कर रहे थे, आपने ऊपर वाले सेक्शन में देखा। तो ये सेक्शन वही कह रहा है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रेंट और रेवेन्यू पेबल, द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल नॉट डिसाइड द डिस्प्यूट बट शैल रिकॉर्ड एज पेबल फॉर द ईयर इन विच द रिकॉर्ड ऑफ राइट इज फ्रेम्ड द रेंट और रेवेन्यू पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, ठीक है, अनलेस इट हैज बीन एनहेंस्ड
or awaited by a decree, order or agreement under this act or the Rajasthan Tenancy Act 1955। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये सारे सेक्शंस बता रही हूँ ना, ये एज सच ज्यादा, आप मेरी बात सुनना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके प्रीवियस मैंने सेक्शंस कराए हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर, इसमें आप अगर चैप्टर, इसमें एक्चुअली चैप्टर्स नहीं है, अगर आपके पास भी कानून प्रकाशक का अगर बेयर एक्ट आप देखेंगे, इंडेक्स पे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, चैप्टर्स लिखे हैं जब आप सेक्शंस कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर्स लिखे हैं सेक्शंस में। तो अगर आप इसका सेकंड चैप्टर में जाएंगे, इंडेक्स में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इंडेक्स में नहीं लिखा है इन लोगों ने, लेकिन आपको ये सेक्शन से मिलेगा। ठीक है, जैसे सेक्शन 4 स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 2 से, तो ये चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, इन केस ऑफ रेंट डिस्प्यूट, अगर रेंट को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो ऑफिसर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर का रेंट। देखिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एलआरओ हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, एलआरओ जो है वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, विलेज की आबादी देख रहे हैं, और जो रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, खतौनी, खेपट, सब कुछ। अब वो ये भी तो देखेंगे ना कि कितना रेंट पे कर रहा है कोई किसान, कितना रेवेन्यू पे कर रहा है। ठीक है, अब वो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब उस पर आ जाता है डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट हो गया तो वो खुद ही कुछ भी रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, वो करेंगे प्रीवियस ईयर में कितना पे किया जा रहा था। ठीक है, अब सेक्शन 125 क्या है, इसको ओमिट कर दिया गया है। अब देखिए सेक्शन 126, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स टू बी एक्टेड अपॉन, वर्तमान अभिलेखों पर कार्य किया जाए। अंटिल न्यू सर्वे रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, जब तक कि नए सर्वे नहीं बनते तब तक क्या, जो एग्जिस्टिंग मैप्स हैं, ठीक है, और जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं एग्जिस्टिंग, विल रिमेन वैलिड, जो पुराने नक्शे हैं और वो जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वही मान्य होंगे जब तक कि नए नहीं हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स कंटिन्यू अंटिल न्यू सर्वे इज कंप्लीटेड, कोई पुराने जो है रिकॉर्ड्स हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक कि नए सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ओल्ड रिकॉर्ड्स रिमेन वैलिड अंटिल न्यू रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड। पता है मैं आपको ये बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जब आपको एमसीक्यूज बनेंगे ना तो आपके माइंड में एक साथ ये हिट करेगा कि हाँ मैम ने ऐसे पढ़ाया था, इसीलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है। सेक्शन 127 क्या कहता है, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स आफ्टर सर्वे क्लोजर, सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के बंद होने पर विचाराधीन कार्यवाही। अब क्या है, सेक्शन 127 क्या कह रहा है, व्हेन सर्वे ऑपरेशन क्लोज, अब सर्वे खत्म होने के बाद जो लंबित मामले हैं वो कलेक्टर को भेज दिए जाते हैं। अब सर्वे ऑप्शन क्लोज हो गया, अब पेंडिंग केसेस जो थे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स के सामने, अब उनको कर दिया जाएगा कलेक्टर को ट्रांसफर। ठीक है, तो पेंडिंग जो लैंड केसेस होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं कलेक्टर को आफ्टर सर्वे एंड्स। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। सेक्शन 128 क्या कहता है, देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑल एप्लीकेशन एंड प्रोसीडिंग देन पेंडिंग बिफोर द एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल, इफ सच ऑफिसर हैज नॉट बीन अपॉइंटेड परमानेंटली, बी ट्रांसफर टू कलेक्टर। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था इससे पहले कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो हम एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे थे पर्टिकुलर काम के लिए। इसमें कहा गया कि अगर कोई भी ऑफिसर परमानेंट अपॉइंट नहीं होता तो फिर केस आप कलेक्टर को भेजेंगे। ठीक है, फिर है सेक्शन 128 बाउंड्री डिस्प्यूट। सिंपल याद रखो, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको डिसाइड किया जाएगा एज पर सेक्शन 111 और तहसीलदार कैन हैंडल नॉन डिस्प्यूटेड केसेस। ठीक है, तो ये जो है ना तहसीलदार कैन हैंडल नॉन डिस्प्यूटेड केसेस, ये एक्चुअली इसका प्रोविजो में लिखा है। प्रोविजो बहुत बड़ा है, उसका जिस्ट ये है कि जो बिना विवाद मामले हैं उसमें तहसीलदार कार्य कर सकता है, और बाकी जो डिस्प्यूट है बाउंड्री डिस्प्यूट वो 111 के अकॉर्डिंग क्या होंगे, डिसाइड होंगे। और 111 हमारा क्या था सेक्शन, डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट एज टू बाउंड्रीज। ठीक है, डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स एज टू बाउंड्रीज। ठीक है, अब उसके बाद
देखो मैं सेक्शन 111 को दोबारा से पूरा नहीं समझाऊंगी, वीडियोस में जाके आप समझ लेना, जिससे पहले के लेक्चर्स डाले हैं। तहसीलदार फिक्सेस बाउंड्रीज वेयर नो डिस्प्यूट एग्जिस्ट, ठीक है, जहां विवाद नहीं है और तहसीलदार क्या है, सीमा तय कर रहा है। फिर है सेक्शन 129, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन बाउंड्री मार्क, ऑल लैंड होल्डर मस्ट मेंटेन बाउंड्री मार्क्स, ऑफिसर मे ऑर्डर रिपेयर और रिबिल्ड एट ओनर्स कॉस्ट। सेक्शन 129 कहता है सभी जो भूमि धारक हैं सीमा चिन्हों की देखभाल करेंगे, ठीक है, बाउंड्री मार्क्स है जो उनको मेंटेन करके रखेंगे, और अगर ऐसा नहीं किया, ना करने पर अधिकारी आएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, आपके खर्च पर इसको क्या करेंगे, बनवा सकते हैं। पैसा ऑनर आप दो, हम आपकी जगह काम कर रहे हैं, पैसा भरना पड़ेगा। फार्मर मस्ट रिपेयर बाउंड्री स्टोन्स ऑफ हिज फील्ड। फिर है सेक्शन 130, पेनल्टी फॉर डैमेज टू बाउंड्री मार्क्स, अगर कोई सीमा चिन्ह तोड़ने का क्या कर रहा है, सीमा चिन्ह तोड़ रहा है, तो उस पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 130 में कितने रुपए तक की बात हुई है, 50 रुपए, 50 रुपए पर मार्क। 130 आप देखिए उसमें क्या लिखा है, सम नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज फॉर ईच मार्क सो इरेज। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है बाउंड्री मार्क्स में, कोई कर रहा है पर्सन, जैसे एक पर्सन है कोई सीमा पत्थर तोड़ता है, तो उसे जुर्माना लगाया जा सकता है, कितना, 50 रुपीज फॉर ईच मार्क, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सेक्शन 131, मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक, मैप एंड फील्ड बुक्स आर अपडेटेड एनुअली विद चेंजेस इन बाउंड्रीज एंड करेक्शन, नक्शे और फील्ड बुक में हर साल बदलाव और सुधार किया जाता है। तो जो नक्शे वाली बुक है या जो फील्ड बुक है उसमें क्या है, हर साल, एवरी ईयर, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, एवरी ईयर चेंज होंगे एनुअली। सेक्शन 131 में वर्ड लिखा है एनुअली और एट सच लॉन्गर इंटरवल्स एज स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात लिखी गई है, वह सेक्शन 132 में एनुअल रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर, वार्षिक रजिस्टर में क्या लिखा गया है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मेंटेन करेंगे एनुअल रजिस्टर, और वो क्या करेंगे, शो करेंगे जो चेंजेस हुए हैं इन राइट्स एंड लैंड रिकॉर्ड्स। तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी क्या करेगा, हर साल रजिस्टर अपडेट करता है और क्या करेंगे, जिसमें सभी बदलाव को दर्ज किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफर हुआ है लैंड ओनरशिप का, तो उसको फिर एनुअल जो रजिस्टर है उसमें अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि जो पुराने जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है वो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, उनको चेंजेस नहीं किया जा रहा है, नहीं, हर साल चेंजेस होगी, क्योंकि लैंड बदल, जब लैंड को आप ट्रांसफर करें, ओनरशिप बदल रही है, तो उसको भी तो मेंटेन करना है, ठीक है। फिर है सेक्शन 133, रिपोर्ट ऑफ सक्सेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ये सेक्शन कहता है अगर कोई पर्सन, ठीक है, जिसने क्या किया है, पोजेशन प्राप्त किया है ऑफ लैंड, ठीक है, और राइट इन लैंड बाय सक्सेशन ट्रांसफर अदरवाइज मस्ट रिपोर्ट इट टू पटवारी और तहसीलदार विद इन 3 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है सेक्शन 133। इसमें बात याद रखना, ये सेक्शन कह रहा है अगर कोई व्यक्ति या तो उसको उत्तराधिकारी मतलब उत्तराधिकार या ट्रांसफर या किसी अन्य तरीके से जमीन या अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है, अगर किसी पर्सन को भूमि उत्तराधिकारी के रूप में मिल रही है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उस भूमि को सक्सेशन के थ्रू मिल रही है उसको, या फिर क्या है उसने ट्रांसफर के थ्रू मिल रही है उसको कोई भी भूमि, या फिर किसी अन्य तरीके से अगर किसी को जमीन मिल रही है या उसमें कोई अधिकार प्राप्त हो रहा है, तो उसे 3 महीने के अंदर अंदर पटवारी और तहसीलदार को सूचना देनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप नोटिस किसको दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो आप पटवारी को, ठीक है, और तहसीलदार को, इन दोनों में से किसी एक को आप दे सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है मुझे सक्सेशन में मिल गई है, या फिर ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है। और ऐसा आप कब कर रहे हैं, जैसे ही आपने ये आपको ये लैंड मिली है उसके विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। सेक्शन 133 में 3 मंथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, रवि इनहेरिट लैंड फ्रॉम हिज फादर एंड इन्फॉर्म पटवारी विद इन 3 मंथ। रवि को अपने पिता से अगर जमीन मिली है तो वह 3 महीने में पटवारी को सूचना देगा, ठीक है। रिपोर्ट मस्ट बी गिवन टू विद इन 3 मंथ्स। सेक्शन 134 क्या बात करता है, फाइन फॉर नेग्लेक्ट टू रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपने जो आपको बोला था ऊपर कि 3 महीने के अंदर अंदर आप बता देना, ठीक है, आपने 3 महीने के अंदर नहीं बताया तो आपको क्या होगा, 10 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹10, ठीक है, 10 रुपए तक का जुर्माना। 134 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पर्सन डज नॉट रिपोर्ट लैंड ट्रांसफर एंड इज फाइन ₹10, ठीक है, जमीन ट्रांसफर की सूचना नहीं देने पर
₹10 जुर्माना लगता है। फिर है सेक्शन 135 प्रोसीजर ऑन रिपोर्ट, अगर आपने बता दिया 3 महीने के अंदर अंदर कि ये लैंड मुझे मिली है सक्सेशन में, अब क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो देखिए सूचना मिलने पर क्या प्रक्रिया होगी। अब तहसीलदार वेरीफाई करेगा कि ये जो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि मुझे ये लैंड सक्सेशन में मिली है या फिर ट्रांसफर हुई है, मेरे पास इसका कोई इंटरेस्ट, तहसीलदार वेरीफाई करेगा, रिपोर्ट को जांच करेगा कि भाई ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इफ अनडिस्प्यूटेड, और इस पर और जो उसने बात बोली है उस पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, एंट्री इज रिकॉर्डेड, अब वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर वो जो बता के गया है, ठीक है, वो डिस्प्यूटेड मामला है, तो फिर केस इज डिसाइडेड और रेफर टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मामला भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है सेक्शन 135 में। फिर है जैसे कि ट्रांसफर हुआ, उसका रिपोर्ट किया गया तहसीलदार को, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पे, तो रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन इज रिकॉर्डेड। अब सेक्शन 136 करेक्शन ऑफ एरर्स, क्या हो रहा है कि अगर कोई क्लरिकल एरर हो जाए रिकॉर्ड्स में तो उसको क्या करेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्लरिकल एरर्स इन रिकॉर्ड्स कैन बी करेक्टेड बाय एलआरओ आफ्टर गिविंग नोटिस टू पार्टीज। ठीक है, क्योंकि देखो जब एलआरओ क्या कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स को लिख रहे हैं, गलती हो सकती है, इंसान है, बिल्कुल हो सकती है, तो अब उन्होंने लिख लिया, ठीक है। अब जब, और हमने क्या पढ़ा, जब वो ये रिकॉर्ड्स को एंट्री कर रहे थे तो अटेस्ट भी करा रहे थे जो अनडिस्प्यूटेड थी, अब अटेस्ट करा लिया पार्टीज से। अब बाद में एलआरओ साहब को लगता है ये तो मैंने गलत कर दिया, तो अब वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो करेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन जो पार्टी है उनको नोटिस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उनसे पहले अटेस्ट करा लिया है। ठीक है, तो रॉन्ग स्पेलिंग हो गई, जैसे ओनर नेम की करेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन नोटिस दे दो, तो करेक्शन रिक्वायर्स नोटिस टू पार्टीज। ये सेक्शन 137 सक्सेशन टू एस्टेट। अब देखिए, सक्सेशन टू एस्टेट इज गवर्न बाय लोकल लॉ, यूसेज और प्रैक्टिस। जायदाद का उत्तराधिकारी किससे तय होगा, तो वहां के स्थानीय कानून क्या है, परंपरा क्या है, वहां की रीति रिवाज क्या है, उसके अनुसार तय होगा। ये सेक्शन 136 137 याद रखना। ठीक है, भू संपत्तियों पर उत्तराधिकार जो है, इसको कैसे आप कैसे तय कर रहे हैं, तो अकॉर्डेंस विद द लॉ, यूसेज और प्रैक्टिस ऑफ द लोकल एरिया इन विच सच एस्टेट लाइज। अब देखिए, इनहेरिटेंस फॉलोज लोकल कस्टमरी लॉ इन विलेज एस्टेट। गांव की जायदाद में उत्तराधिकारी स्थानीय परंपरा से तय होता है। तो याद रखना, सक्सेशन कहां से गवर्न हो रही है, लोकल यूसेज एंड लॉ से। ऐसा भी क्या कहते हैं, ऑप्शंस चेंज कर देंगे। ठीक है, सेक्शन 138 इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अभी जो रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, ये रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो क्या इनको रिकॉर्ड करके बस छोड़ दें? भाई पब्लिक को राइट तो देंगे ना कि आओ आप आके इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी भूमि रिकॉर्ड जनता के लिए मुफ्त निरीक्षण हेतु खुले रहते हैं। एनीवन कैन इंस्पेक्ट लैंड रिकॉर्ड एट ऑफिस। कोई भी व्यक्ति भूमि रिकॉर्ड देख सकता है, तो रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन इज फ्री। सेक्शन 139 कॉपीज ऑफ एंट्रीज। अभी जो एंट्री की गई है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ये सब प्रिपेयर किए गए हैं, अब इनकी जो एंट्रीज है, क्या आप उसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, पटवारी प्रोवाइड करेगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, पटवारी क्या करेंगे, फीस ले लेंगे और वो जो रिकॉर्ड है उसकी प्रमाणित कॉपी दे देंगे। तो आपको जब आप कॉपी प्राप्त कर रहे हैं तो आपको फी देनी पड़ रही है, इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे फार्मर गेट्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ खतौनी। अब उसको खतौनी की कॉपी चाहिए एक फार्मर को, बिल्कुल मिल जाएगी, पटवारी से जाकर आप ले सकते हैं, पैसे दे दो बस। सेक्शन 140 प्रिजम्पशन एज टू एंट्रीज। अब जो एंट्री करी है लैंड रिकॉर्ड ने, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने, उसकी क्या प्रिजम्पशन रहेगी, ठीक है, उसकी क्या उपधारणा रहेगी उन एंट्रीज के बारे में। तो देखो, जितनी भी एंट्रीज की जा रही है ना रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में, प्रिज्यूम किया जाएगा वो सारी करेक्ट है, जब अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है, जब तक कि गलत साबित ना हो जाए। ठीक है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ ना, जैसे 140 के आगे मैंने आपको बताया कि वो प्रिज्यूम्ड करेक्टेड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सब जो आपके वर्ड्स है ना, इसको मार्क कर लेना, जैसे कि साइड में मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे
लिख लेना है आपको भी, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, रिवीजन में आपको क्या है, गलती नहीं होगी, ठीक है। आपको रिवीजन में गलती नहीं होगी, आप तुरंत उसको आपको रिवीजन में वो काम देगा, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं, सेक्शन के आगे आपको मार्क कर लेने हैं, उन वर्ड्स को लिख लेना है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप थोड़ा लेजी ना हो जाए और बस ध्यान से अगर सुन भी रहे हैं तो नोट डाउन करना है इस कंपलसरी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 140A, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू खुदकश एंट्रीज। अब एंट्री जो है वो रिलेटेड है खुदकश एंट्री जो की थी, ठीक है। खुदकश लैंड से रिलेटेड कोई एंट्री की गई थी, अब उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया। तो देखो अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है खुदकश लैंड से रिलेटेड जो एंट्री की गई थी उस पर, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ possession, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ possession उसको डिसाइड किया जाएगा। और टाइम लिमिट, और जो टाइम लिमिट है और कंडीशन है वो क्या होंगे, एज पर लॉ अप्लाई किए जाएंगे। तो आपको बेसिकली इस चीज को याद रखना है। Notwithstanding anything contained in section 125 and 136 where a dispute arises as to the correctness or otherwise of entry in the record of rights relating to khudkash in respect of any beer or zor which was used by जागीरदार as a grass preserve or lettered for grazing, इधर सिंपल सी बात याद रखना, डिसाइड कैसे हो रहा है वो केस, shall be such disputes shall be based on possession of the particular piece of land as khudkash। सिंपल सी बात, इसको आप याद रखो। तो डिस्प्यूट ओवर खुदकश लैंड रिजॉल्व बेस्ड ऑन पोजेशन प्रूफ, खुदकश जमीन का विवाद कब्जे के आधार पर तय होगा। खुदकश डिस्प्यूट इज डिसाइडेड ऑन पोजेशन। सेक्शन 141, डिसीजन बाइंडिंग ऑन रेवेन्यू कोर्ट्स। अब देखिए राजस्व न्यायालयों पर निर्णय बाध्यकारी होंगे। देखो जो भी डिसीजन इस चैप्टर में लिए गए हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो बाइंडिंग होंगे रेवेन्यू कोर्ट्स पर, एक्सेप्ट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रेंट और रेवेन्यू पेबल बाय टेनेंट। हमने पढ़ा था ना अभी, एलआरओ साहब को भी हम ये क्या कहते हैं पावर नहीं दे रहे थे कि वो रेंट को डिसाइड कर लें। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि प्रीवियस रेंट को रिकॉर्ड कर दो, अगर डिस्प्यूट आ रहा है रेंट और रेवेन्यू से रिलेटेड, तो जो पुराने रेंट रेट्स आप उनको रिकॉर्ड कर दो एंट्रीज में, लेकिन आप पे नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन भी यही कह रहा है, जितने भी डिसीजन इस चैप्टर में लिए गए हैं ना, वो सारे डिसीजन रेवेन्यू कोर्ट पर बाइंडिंग है, लेकिन रेवेन्यू और जो रेंट पेबल है, कितना पे करेगा कोई टेनेंट रेंट और रेवेन्यू, उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है तो फिर वो इस चैप्टर के तहत डिसाइड नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एक लैंड बाउंड्री का डिसीजन आया, वो डिसीजन किसने दिया, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने, तो अब वो रेवेन्यू कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, ठीक है। तो भूमि सीमा, एक लैंड बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था और उसको डिसाइड कर दिया एलआरओ साहब ने, तो अब रेवेन्यू कोर्ट पर ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है। भूमि सीमा, जो भूमि सीमा का निर्णय है वो सभी राजस्व अदालतों पर लागू होगा। तो डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन रेवेन्यू कोर्ट। सेक्शन 141A डेफिनेशन, देखो अब इसमें सेक्शन 141A, जब आप सर्वे क्योंकि सेक्शन ये जो चैप्टर 7A है सर्वे ऑफ आबादी एरिया, तो सेक्शन 141A वहां से स्टार्ट हो रहा है, वो डेफिनेशन बता रहा है काफी इनकी, जैसे आबादी एरिया हो गया, लैंड हो गया, ऑनर हो गया, इन सब की डेफिनेशन बता रहा है कि अगर आप आबादी एरिया क्या है, तो इसका मीनिंग वही है जो किसमें दिया है, सेक्शन 103 के क्लॉज बी में दिया है, वो होगा आबादी एरिया। तो डिफाइन कर रहा है आबादी एरिया को, लैंड को डिफाइन कर रहा है, तो लैंड को वही बताया गया जो 103 के क्लॉज ए में है। ओनर, तो ओनर वो पर्सन है जिसका परमानेंट इंटरेस्ट है लैंड और प्रेमिसेस में, ठीक है। या फिर जो एजेंट है, मैनेजर है ऑन द बिहाफ ऑफ सच पर्सन, वो भी ओनर है। ट्रस्टी है उस पर्सन का, तो वो भी ओनर है। बॉडी कॉर्पोरेट है इन विच लैंड और प्रेमिसेस वेस्टेड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो वो भी ओनर है। ऑक्यूपायर फॉर द टाइम ऑफ बीइंग ऑफ एनी लैंड और प्रेमिसेस, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग भी अगर आप कोई ऑक्यूपायर है किसी भी लैंड का, प्रेमिसेस का, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो ओनर है, ओनर के अंदर इंक्लूड है। इसमें फिर प्रेमिसेस को बताया गया है, सर्वे फॉर दिस चैप्टर ये सब बताया गया। ओनर इंक्लूड्स ऑक्यूपायर और ट्रस्टी ऑफ लैंड, ठीक है, बिल्कुल। सेक्शन 142 क्या बता रहा है, पावर टू ऑर्डर सर्वे, सर्वेक्षण के लिए आज्ञा देने की शक्ति। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपको सिंपल से याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट में ऑर्डर ऑफ
एनी आबादी, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है कि सर्वे करो किसी भी आबादी एरिया का, लोकल अथॉरिटी और कलेक्टर विल सुपरवाइज, ठीक है। तो सरकार, राज्य सरकार किसी भी आबादी क्षेत्र का सर्वे करा सकती है और स्थानीय प्राधिकरण या कलेक्टर इसकी देखरेख करेंगे, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि सर्वे करो विलेज आबादी एरिया का। फिर सेक्शन 141C क्या बात कर रहा है, एंट्री अपॉन लैंड, सर्वे ऑफिसर कैन एंटर लैंड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट फॉर सर्वे पर्पस विद और विदाउट नोटिस। पहले तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन विदाउट नोटिस भी आप एंटर कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस है जो कि 141C में बताइए। तो सर्वे अधिकारी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भूमि में प्रवेश कर सकता है, लेकिन कुछ मामलों में वह पहले सूचना देना जरूरी है, ठीक है। और वो क्या प्रोविजो बता रहा है, देयर शैल दैट नो सच एंट्री शैल बी मेड अपॉन एंड लैंड और प्रीमिसेस व्हिच मे बी ऑक्यूपाइड एट द टाइम। अगर जिस टाइम वो सर्वे ऑफिसर एंटर कर रहे हैं और वो ऑक्यूपाई है, वहां कोई रह रहा है, तो अनलेस विद द कंसेंट ऑफ द ऑक्यूपायर और विदाउट प्रीवियसली गिविंग द सेड ऑक्यूपाइड 24 आवर्स नोटिस। तो अगर वो लैंड ऑक्यूपाई है, वहां पर कोई रह रहा है, उस पर अगर आप सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, ऑक्यूपायर की कंसेंट लेनी होगी या फिर उसको 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा कि हम इस इंटेंशन से, मतलब हम सर्वे वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और हमें आपकी लैंड पर एंटर करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑफिसर एंटर्स फील्ड फॉर सर्वे ड्यूरिंग डे टाइम, तो अधिकारी दिन में खेत में सर्वे करने जाता है, तो ये अलाउ है। एंट्री कब से अलाउड है, सनराइज टू सनसेट। फिर है सेक्शन 141 का डी, नोटिस बिफोर सर्वे, ऑफिसर में इशू नोटिस टू लैंड ओनर्स एटलीस्ट 3 days बिफोर सर्वे टू अपीयर एंड गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सर्वे से पहले कम से कम 3 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि मालिक जानकारी दे सके, ठीक है, कि हम सर्वे करने आ रहे हैं, ठीक है, 3 दिन पहले हमने नोटिस दे दिया। आपको जब हम सर्वे करने आएंगे तो आप हमें क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना। तो लैंड ओनर गेट 3 day नोटिस बिफोर सर्वे, जमीन मालिक को 3 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है। फिर सेक्शन 141E, सर्वे आफ्टर नोटिस, सर्वे कैन प्रोसीड इवन इफ पर्सन डज नॉट अपीयर आफ्टर नोटिस एंड इज बाउंड बाय सर्वे रिजल्ट, ठीक है। अगर नोटिस दिया आपको 3 दिन पहले, उसके बाद भी अगर व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो फिर सर्वे तो किया ही जाएगा ना। आपको क्यों नोटिस दिया था, आप हमारी हेल्प करो, कुछ चीजें हैं आप हमें बताओ, आपने नहीं किया, तो अब उसके जो भी परिणाम होंगे ना, अब हम जो भी सर्वे कर रहे हैं, अब आप पर लागू होंगे, नहीं तो आपको अपीयर होना चाहिए था। तो ओनर अगर absent है ड्यूरिंग सर्वे, स्टिल बाउंड बाय रिजल्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पर्सन डज नॉट अपीयर, ही इज स्टिल बाउंड बाय रिजल्ट। सेक्शन 141 का एफ क्या कह रहा है, सर्वे मैप एंड रजिस्टर। ये सेक्शन कहता है सर्वे ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ मैप ऑफ आबादी एरिया एंड असाइन सर्वे नंबर टू ईच लैंड एंड प्रीमिसेस। अब क्या कह रहा है ये सेक्शन, जो सर्वे अधिकारी होगा वो क्या करेगा, आबादी क्षेत्र का नक्शा बनाएगा, ठीक है, और हर भूमि को एक सर्वे नंबर देगा और उसका रजिस्टर भी तैयार करेगा। तो ठीक है, सर्वे ऑफिसर जब सर्वे कर रहा है तो क्या कर रहा है, मैप को भी प्रिपेयर कर रहा है आबादी एरिया का, ठीक है, सर्वे नंबर असाइन कर रहा है, हर लैंड को एक सर्वे नंबर दे रहा है और एक रजिस्टर भी प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें कि वो ये ओनरशिप डिटेल को लिख रहा है कि इस लैंड पर जब हमने सर्वे किया तो इसका स्वामित्व इस पर्सन के पास था, ठीक है। तो ईच हाउस इन विलेज आबादी इज गिवन अ सेपरेट सर्वे नंबर इन मैप, ठीक है। आबादी, गांव की आबादी में हर मकान को अलग सर्वे नंबर दिया जाता है, ठीक है, गांव की आबादी में हर मकान को अलग सर्वे नंबर दिया जाता है। तो सर्वे नंबर किसको दिया जा रहा है, ईच लैंड और प्रीमिसेस को, ठीक है। सेक्शन 141 का जी, इरेक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क। अब ये सेक्शन कहता है सर्वे ऑफिसर में इरेक्ट टेम्पररी और परमानेंट बाउंड्री मार्क्स एक्सेप्ट वेयर परमानेंट स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सेक्शन कह रहा है सर्वे अधिकारी जो है अस्थाई या स्थाई जो सीमा चिन्ह है उनको लगा सकता है, लेकिन जहां पक्की दीवार या भवन हो वहां नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, सर्वे ऑफिसर जब सर्वे कर रहे हैं तो उन्होंने एक टेम्पररी या परमानेंट बाउंड्री मार्क को इरेक्ट कर दिया, सीमा चिन्ह लगा दिया, एक्सेप्ट वेयर परमानेंट स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी एक पक्की दीवार है या ऑलरेडी भवन है तो फिर वहां पर आपको बाउंड्री मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बाउंड्री स्टोन्स आर प्लेस्ड ड्यूरिंग सर्वे, तो सर्वे के समय सीमा पत्थर लगाए जाते हैं। बाउंड्री मार्क्स आर टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकते हैं। 141 का एच, मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स। अब जो बाउंड्री मार्क्स लगाए गए हैं तो ओनर की जिम्मेदारी है, वो मेंटेन करेंगे
ये जो टेम्परेरी बाउंड्री मार्क्स लगाए गए, अदरवाइज कॉस्ट इज रिकवर्ड एज लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो मालिक जो, हमने एक बार बाउंड्री मार्क लगा दिए, अब ये जो मालिक आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सीमा चिन्ह की देखभाल करनी है, नहीं करोगे तो खर्चा आपसे वसूल लिया जाएगा, ठीक है, ओनर से ही। जैसे कि ओनर ने रिपेयर कर दिया बाउंड्री मार्क आफ्टर नोटिस, नोटिस मिलने पर मालिक सीमा चिन्ह को ठीक करता है। 141 का आई क्या कह रहा है, डिस्प्यूट एज टू बाउंड्रीज। अब क्या है, कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर बेस्ड ऑन पोजीशन एंड एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 41 का ई, ठीक है। तो सर्वे इसका आई क्या कह रहा है ये सेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ मैप, एक सेकेंड, डिस्प्यूट एज टू बाउंड्रीज, सीमाओं के संबंध में विवाद, ठीक है। तो अगर आप ये सेक्शन देखेंगे बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको डिसाइड कर रहे हैं असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर बेस्ड ऑन पोजीशन एंड एविडेंस, ठीक है। उसमें बाकी यही लिखा है, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर है, उनको पार्टीज को सुनना पड़ेगा। तो ये तो सारी बेसिक चीजें लिखी हुई है, सीपीसी है उसमें, उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन मेन बात इतनी सी है कि अगर डिस्प्यूट है बाउंड्री से रिलेटेड तो उसको डिसाइड करेंगे असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि ऑफिसर डिसाइड हु इज इन पोजेशन ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड, अधिकारी ये भी तय करता है कि जमीन किसके कब्जे में है। बाउंड्री डिस्प्यूट कौन डिसाइड कर रहे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, पोजेशन के बेसिस पे। 141 का जे, अपील टू कलेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, अपील अगेंस्ट असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ऑर्डर लाइज टू कलेक्टर विद इन 30 डेज। अब ये जो ऑर्डर पास हुआ है 141 आई में, ठीक है, जब असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ने कोई डिसीजन दे दिया, अब उस ऑर्डर के खिलाफ अगर आपको अपील में जाना है तो आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से वो ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है। पार्टी अपील करेगी कलेक्टर को आफ्टर जैसे कोई भी बाउंड्री डिसीजन दिया, किसने दिया था, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर ने, सेक्शन 141 के आई में, ठीक है। तो अपील पीरियड कितना दिया है, 30 दिन का है। फिर ये सेक्शन 141 का के, पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। अब बाउंड्री डिस्प्यूट जो है अगर आता है तो क्या उसको आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन पार्टीज की कंसेंट चाहिए। और फिर अगर ऐसा मान जाते हैं पार्टीज, आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर अब आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री डिस्प्यूट आ गया और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर उसको सुनने बैठ गए, नहीं, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर कहेंगे आपस में खुद म्यूचुअल आप इसको आर्बिट्रेशन में भेज देते हैं, हम आपको मध्यस्थता कर लीजिए, क्यों आप कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत पार्टीज अगर अग्री कर लेती है कि वो जो सेटल कर रही है अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू, तो फिर ये एक्ट, ये सेक्शन इसको अलाउ कर रहा है। तो आर्बिट्रेशन को, लेकिन आर्बिट्रेशन कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि रेवेन्यू कोर्ट ने आपको खुद ही भेज दिया जाओ आर्बिट्रेशन में चले जाओ, नहीं। अगर पार्टी ने मना कर दिया नहीं हम नहीं जाएंगे आर्बिट्रेशन में, तो फिर कोर्ट को सुनना होता है, ठीक है। फिर 141 का एल क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट कनेक्टेड विद सर्वे टू बी सेंड टू ऑफिसर और अथॉरिटी इन चार्ज ऑफ सर्वे। अब देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, आफ्टर द सर्वे ऑफ लैंड इज कंप्लीटेड, आफ्टर द सर्वे ऑफ एनी लैंड इज कंप्लीटेड, all maps, registers and documents shall be sent to the officer और अथॉरिटी इन चार्ज। अब सर्वे कंप्लीट हो गया है ना, आपने लैंड का सर्वे कर लिया, अब जो भी आपने उसमें मैप बनाए, जो भी उससे रिलेटेड रजिस्टर बनाए, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, अब आप उसको भेज दिए जो है ऑफिसर इंचार्ज को भेज दो। अब जो रिसीट है शैल बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। अब ये जो रिसीट इसकी जो है उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होगी और इंस्पेक्शन को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, जो आप रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, एंट्रीज जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या आप इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो गया, अब आप 2 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, इसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब क्योंकि सेक्शन ये 141 का जो एल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ये बात करता है कि जो हाँ, सर्वेक्षण से संबंधित विलेखों को सर्वेक्षण अधिकारी प्रभारी अधिकारी के पास भेजा जाना, डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड विद सर्वे टू बी सेंट टू ऑफिसर और अथॉरिटी इन चार्ज। फिर क्या है, ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड बाय अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अब इंस्पेक्शन के दौरान अगर उनको अब कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, जब लोग उसको इंस्पेक्ट करने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ये चीज गलत है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। अब ऑब्जेक्शन को कौन डिसाइड करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर देगी
ठीक है, या ठीक है, या फिर लोकल अथॉरिटी इसको डिसाइड करेगी। एग्जाम्पल, आफ्टर सर्वे विलेजर्स कैन चेक रिकॉर्ड्स विद इन 2 मंथ। ठीक है, तो सर्वे के बाद ग्रामीण 2 महीने में रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो सर्वे डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजे जाते हैं? ऑफिसर इन अथॉरिटी इंचार्ज के पास। ठीक है, फिर इसका है एम, मेंटेनेंस ऑफ मैप्स एंड रजिस्टर। देखो 141 का जो एम है ये मैप से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट भी है। जो मैप्स होते हैं, ठीक है, और जो रजिस्टर्स होते हैं, मैप्स एंड रजिस्टर शैल बी मेंटेन बाय अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब नक्शे और रजिस्टर जो है निर्धारित तरीके से रखे जाएंगे। कैसे? दिस शैल बी रिवाइज पीरियडिकली। तो इन्हें समय समय पर संशोधित किया जाएगा, इन मैप्स को। ठीक है, रजिस्टर्स है उनमें भी चेंजेस लाए जाएंगे अगर कुछ आ रहे हैं। जैसे कि लैंड रिकॉर्ड इज अपडेटेड एवरी ईयर, जैसे कि हमने पढ़ा ना, एनुअली लैंड रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है, किसको ट्रांसफर हुई है भूमि, ठीक है, जिसको सक्सेशन के थ्रू मिली है। ये सब चीजें अगर हो रही है तो आपको वो भी तो क्या करना है? अपडेट करना है। तो जो मैप्स होते हैं उनको कौन मेंटेन करते हैं? तो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मेंटेन करती है। फिर है हमारा 141 एन का सर्वे फीस। ओनर शैल पे सर्वे फी एज प्रिस्क्राइब। तो मालिक को क्या है? निर्धारित सर्वे शुल्क देना होगा। मैक्सिमम फी शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल सर्वे कॉस्ट। तो अधिकतम शुल्क कितना लग सकता है? कुल लागत का 1/3 होगा। ठीक है, तो जितना टोटल जो टोटल सर्वे का जो कॉस्ट आया है उसका 1/3 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी फी। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड रिलीजियस लैंड जो लैंड है वो एग्जेम्प्टेड है, फिर उनको ये सर्वे फी देने की जरूरत नहीं है। अगर सरकारी कोई लैंड है या फिर कोई स्थानीय निकाय की भूमि है या फिर कोई धार्मिक भूमि है, उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। टेम्पल्स लैंड नो सर्वे फी। एग्जाम्पल, जैसे मंदिर की भूमि है तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम सर्वे फी कितनी है? 1/3। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सर्वे। कॉस्ट शैल बी बॉर्न बाय लोकल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट। जो लागत है वो स्थानीय निकाय या राज्य सरकार उठाएगी। एग्जाम्पल, म्युनिसिपैलिटी पेज सर्वे कॉस्ट। नगर पालिका सर्वे की लागत देती है। सर्वे कॉस्ट कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। पेनल्टी फॉर फेलियर, अगर, ठीक है, हुएवर फेल्स टू कंप्लाई विद नोटिस शैल बी लायबल टू फाइन अप टू ₹100। अगर नोटिस का पालन नहीं किया तो आपके ऊपर 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए, इसको मैं आपको एक बार ढंग से बता देती हूँ। Whoever fails to comply with the requisition contained in any notice issued under this chapter। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर कोई आपको नोटिस इशू किया जा रहा है और आपने उस नोटिस का पालन नहीं किया तो फिर आपको 100 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फिर इसका क्यू, इंस्पेक्शन एंड कॉपीज। मैप्स एंड रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। सर्टिफाइड कॉपीज शैल बी गिवन ऑन पेमेंट ऑफ फी। ठीक है, तो मैप और रजिस्टर है वो जनता के लिए खुले रहेंगे, आप आके उसकी जांच कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। शुल्क देकर आप इसकी प्रमाणित प्रतियां भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, पर्सन टेक सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम ऑफिस। व्यक्ति कार्यालय से प्रमाणित कॉपी लेता है। फिर रिकॉर्ड इंस्पेक्शन। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन कैसे होता है? रिकॉर्ड्स को जो है इंस्पेक्शन कैसे हो रहा है? तो पब्लिक इंस्पेक्ट कर रही है। फिर 141 का आर, रूल्स से रिलेटेड है। दिस स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स इन ऑफिशियल गैजेट नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड एरिया होते हैं ना, क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। सुनो, ये सेक्शन कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट रूल्स को बना सकती है और ऑफिशियल गैजेट में वो क्या करेगी और नोटिफाई भी करेगी। लेकिन वो किस किस चैप्टर से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए? तो पहला बोला, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एंड रजिस्टर्स एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड प्रीमिसेस। मानचित्र और रजिस्टर तैयार करने तथा भूमि परिसर की जानकारी एकत्र करने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप नियम किस चीज नियम बना रहे हैं? इन सब चीजों से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है कि जब मैप कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे, रजिस्टर्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, फॉर रेगुलेशन ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर, इस अध्याय के अंतर्गत कार्यवाही का संचालन के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रही है तो उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। इंक्वायरी का मैनर क्या होगा इस चैप्टर के तहत, उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो भी विषय निर्धारित करने हो उनके लिए नियम बनाए जा सकते हैं कि अब कौन से ऐसे मैटर्स हैं, ठीक है, जिस पर काम करना है, उससे रिलेटेड नियम बनाए जा सकते हैं। फॉर जनरली फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस चैप्टर, ये जिस चैप्टर में जो भी चीजें लिखी हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, उसको क्रियान्वयन कैसा किया जाए, उसके लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट मेक रूल हाउ सर्वे मैप्स विल बी प्रिपेयर्ड। तो सरकार नक्शा बनाने के तरीका निर्धारित कर सकती है। और ये कहाँ पर 141 आर में दिया गया है। फिर ये सेक्शन 141 का एस,
प्रोसीडिंग नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इनफॉर्मेलिटी। अब देखिए कोई भी प्रोसीडिंग है वो इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर कुछ इनफॉर्मेलिटी हो गई है, ठीक है। तो देखो लेकिन उसमें जो लॉ का सब्सटेंस है अगर उसको फॉलो किया गया है, अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई है इसकी वजह से आपकी कोई भी प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगी। जैसे कि यदि कानून की मूल बातों का तो पालन हुआ है लेकिन छोटी तकनीकी गलती हो गई है तो इससे कार्यवाही अवैध नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि नो प्रोसीडिंग शैल बी अफेक्टेड ड्यू टू नॉन सर्विस ऑफ नोटिस। जैसे हमने पढ़ा था कि जब आप सर्वे के दौरान जा रहे हैं तो ऑनर को आप 3 दिन पहले का नोटिस दे रहे हैं, अगर कोई लैंड ऑक्यूपाई है तो आपको 24 घंटे से पहले आपको जो है नोटिस देना होगा। तो इन ये सब सारी जो चीजें हैं अगर बाई चांस इन सबको आप फॉलो नहीं कर पाए तो जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, जो सर्वे वगैरह हुआ है, ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वे नोटिस मिस बट सर्वे स्टिल वैलिड, ठीक है। नोटिस छूट जाने पर भी सर्वे मान्य रहेगा। तो सेक्शन एस किससे डील कर रहा है? इनफॉर्मेलिटी डज नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। फिर है 141 का टी, प्रिजम्पशन एज टू मैप्स एंड सर्वेज। तो जितने भी मैप्स हैं, जितने भी एंट्रीज की गई है वो सबको करेक्ट माना जाएगा जब तक कि वो गलत साबित ना हो जाए। बट दे डू नॉट अफेक्ट राइट ऑफ एनी पर्सन इन कोर्ट। पर ये किसी व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त नहीं करते। जो आप मैप बना रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, हमने माना ये सही है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के अधिकारों को समाप्त कर दें, ये किसी के अधिकारों को समाप्त नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, रिकॉर्ड शोज ए ओनर बट बी कैन प्रूव ओनरशिप इन कोर्ट। तो रिकॉर्ड में ए मालिक है लेकिन बी कोर्ट रिकॉर्ड में तो ए मालिक है लेकिन बी कोर्ट में साबित कर सकता है कि ये गलत है। तो एंट्रीज इन रिकॉर्ड्स आर प्रिज्यूम करेक्ट, ठीक है। तो अब हम सेक्शन 142 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए और अगर आपको नोट्स, ये जिन नोट्स से मैं आपको लोकल लॉज कवर करा रही हूँ राजस्थान के, अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके आप ये पीडीएफ और ये टेस्ट सीरीज मंगा सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने ऑर्डर किए, उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है और उनको ये एक्ट जो इतना डिफिकल्ट लग रहा था अब वो समझ भी आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।